तो वर्णमाला में हम लोगों ने पहला सूत्र आ ई उ ण, दूसरा सूत्र री री क, तीसरा ए ओ ग, चौथा आई औ च, पांचवा हा या वा रा ट। पांचवें सूत्र से व्यंजन का आरंभ हो जाता है। प्रथम 4 सूत्र तक स्वरों का विवरण है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आ ई ऊणा में 3 स्वर हैं, रि ली क सूत्र में 2 स्वर हैं। इसी तरह से आगे ए ओ ग में ए ओ है और चौथे सूत्र में आई औच में आई औ स्वर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्वरों का ज्ञान करते हैं। स्वरों के साथ साथ ही यहाँ पर आगे 5वें सूत्र से व्यंजन का वर्णन है। या मा ंगा णा न म, ये पंचम स्वर है। 5वें स्वर के बाद चौथा स्वर, चौथे स्वर के बाद तीसरा स्वर, तीसरे स्वर के बाद दूसरा स्वर, दूसरे स्वर के बाद वर्णों का प्रथम स्वर। इस प्रकार से इसकी एक अपनी विशेषता है। जैसा कि देखेंगे 5वें सूत्र में हा या व र ट में से हा या व र ये व्यंजन लिया गया। लाड़ छठे सूत्र से केवल ला स्वर लिया गया है, व्यंजन है। और इसी प्रकार से 7वें से लेकर के अंतिम जो देखेंगे चतुर्दश सूत्र है हल, हल तक में सभी वर्णमाला हिंदी में जो हम लोग क ख ग घ ङ पढ़ते हैं उन सभी का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं और संस्कृत वर्णमाला की प्राप्ति यहीं से होती है। तो हम यहाँ पर 10वीं कक्षा के संदर्भ में सभी बच्चे उपस्थित हैं। यदि कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके सूचित करे तो हमें थोड़ा सरलता होगी आपको उत्तर देने में और आपकी समस्याओं को समझने में। यदि आप तक हमारी आवाज़ अच्छे ढंग से पहुंच रही है तो एक बार अवश्य हमें सूचित करें यस लिख करके। तो इस बार 10वीं कक्षा में सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो यही है कि देखेंगे पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। हमारा पाठ्यक्रम क्या है, यदि अपना पाठ्यक्रम सुनिश्चित हो जाता है तो आधी समस्या समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे 10वीं के अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय है।
10वीं कोड नंबर 122। इसमें प्रश्न पत्र में 2 भाग होगा ऐसा बताया गया है। वार्षिक मूल्यांकनाय निर्मिते प्रश्नपत्रे भागद्वयं भविष्यति। तो आ भाग में बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नाः, आपको ऑप्शन बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे जो 40 अंक के होंगे। उसमें भी अनुप्रयुक्त व्याकरण से संदर्भित 25 अंकों के प्रश्न होंगे और पठित अवबोधन से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारे प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहला बहुविकल्पात्मक का और दूसरा वर्णनात्मक का। तो इस तरह से वर्णनात्मक में अपठित अवबोधन, रचनात्मक कार्य और पठित अवबोधन 10 अंक, 15 अंक और 15 अंक, कुल मिलाकर के 40 अंक। तो वर्णनात्मक प्रश्न 40 अंकों के और बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी 40 अंकों के होंगे। आगे इन्हीं का विवरण विस्तृत रूप से है कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न में 40 अंकों में क्या क्या होगा। जैसे संधि, समास, प्रत्ययाः, वाच्य प्रकरणम, समयः, अव्ययपदानि, संशोधन कार्यम। इस प्रकार से ये 25 अंकों का हुआ। और प्रश्न निर्माण, पर्याय मेलनम, विशेष विशेषण मेलनम और भाषिक कार्याय तत्वानि, ये 6 अंक का, 15 अंक का। तो 25 और 15 यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 40 अंक का ये पूरा व्याकरण से संदर्भित प्रश्न हुआ। अब आगे देखेंगे, इसी तरह से वर्णनात्मक प्रश्न में भी जिस प्रकार से हमेशा लघुत्तर, पूर्ण वाक्यात्मक उत्तर और लघुत्तरात्मक 10 अंकों का आएगा। अपठित अवबोधन से, माने जो आपके पाठ से नहीं होगा, ऐसा एक गद्यांश आएगा जो 10 अंक का होगा। तो इसको हम सभी ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, इसी तरह से रचनात्मक कार्य में औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्रम है जो कि निबंधात्मक रहता है, ये 5 अंक का होगा। चित्र वर्णनम हमेशा की तरह 5 अंकों का है। और इस बार जो पिछले वर्ष से नया विषय आया हुआ है, हिंदी अथवा आंग्ल भाषा से संस्कृत में अनुवाद, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, 5 अंक का है। रचनात्मक कार्य कुल 15 अंकों का हो गया। इसी तरह से पठित अवबोधन में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, ये तीनों 3-3 अंक के 9 अंकों के हो गए। और अन्वयः अथवा भावार्थः और घटना क्रमानुसार वाक्य लेखनम, ये 4 अंक का। तो ये कुल मिलाकर के 15 अंक का हो गया। इस तरह से ये पूरा पुनः 40 अंक का हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि हमें ये मार्क्स कैसे कैसे आएंगे। यह यहाँ पर डिवीजन किया गया हुआ है, 40 और 40, 80 अंक के। आगे देखेंगे अब हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले वहाँ पर संधि था। संधि में संधि जो 4 अंक की है, 4 नंबर की है, इसमें सबसे पहले व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें अपने विषय पॉइंट पर विशेष फोकस करना है और हमें अपने विषय की जानकारी रखनी है। तो सभी बच्चे देखेंगे
अभी आपको संभव है कि पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रथम बिंदु देखिए संधि कार्य है। संधि कार्य में वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यह कैसे होगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या हमें अध्ययन करना है, केवल इसकी चर्चा के लिए आज ये कक्षा आरंभ की गई है। तो संधि कार्य में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये दोनों संधियां 2-2 नंबर की रहेंगी, जो कि कुल 4 अंकों का रहेगा। इसी तरह से समास भी 4 अंकों का है। समास में तत्पुरुष विभक्ति से संबंधित अव्ययी भाव, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, केवल इतने उपसर्गों के साथ, इतने अव्ययों के साथ, और द्वंद्व में केवल इतरेतर द्वंद्व समास। इस प्रकार से हमें 3 प्रकार के समासों का अध्ययन करना है, जो कि 4 अंकों का होगा। प्रत्यय में हमें तद्धित और तद्धित के अंतर्गत मतुप और त्वा 2 प्रत्यय पढ़ने हैं, और स्त्री प्रत्यय में हमें टॉप प्रत्यय केवल पढ़ना है। इस प्रकार से ये 4 अंक का हुआ। इसी तरह से वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार में कर्तृ और कर्म का अध्ययन हमें करना है, जो कि 3 अंक का होगा। समय हमें जानना है, सामान्य समय, सपाद, सार्ध और पादोन। ये समय भी बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये 4 अंकों का होगा। इसी तरह से अव्यय पदों का प्रयोग हमें समझना है, इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग होता है, ये 3 अंकों का होगा। अशुद्धि संशोधन, मेरे वाक्य में कहां पर अशुद्धि है उसे हमें संशोधन करना होता है, ये 3 अंक का होगा, 7वें नंबर में है। इसी तरह से 8वें नंबर में है वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम। ये हम लोग 8वीं कक्षा से करते आ रहे हैं। 8वीं में भी आता है, 9वीं कक्षा में भी है, और अब आपको 10वीं में भी करना है। रेखांकित, रेखा किए गए शब्दों पर वहां पर प्रश्न का निर्माण करना, ये 5 अंक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से पर्याय पदानाम विशेष से विशेषण पदानाम व मेलनम, ये 4 अंक का है। और 10वें नंबर पर भाषिक कार्याय तत्वानि में वाक्य कर्तृ क्रिया पद चयनम, विशेषण विशेष चयनम, सर्वनाम से संबंधित, पर्याय विलोम पद चयनम, ये 6 अंक का आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अ भाग में ये आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसकी PDF फाइल आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का। इसी तरह से पठित अवबोधन 15 अंक का, ये 25 और 15 कुल व्याकरण से संबंधित 40 अंकों का यह पाठ्यक्रम हम लोगों के 10वीं कक्षा में निर्धारित है। इसी तरह से आगे देखेंगे आ भाग में भी जो गद्यात्मक है वो 10 अंकों का है, रचनात्मक 15 अंकों का, और पठित अवबोधन 15 अंकों का, ये कुल 40 अंकों का है, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसी तरह से हम ध्यान देंगे कि पाठ अपने जो निर्धारित हैं वो सभी पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। पाठ संख्या केवलम प्रथमः पाठः द्वितीयः पाठः, पहला और दूसरा पढ़ना है। तीसरा पाठ इस बार पाठ्यक्रम में कम कर दिया गया है, और चौथा पाठ भी पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरा और चौथा पाठ छोड़ करके पंचम, षष्ठ, सप्तमः पाठः, अष्टमः, नवमः, केवल इनका हमें अध्ययन करना है। तो इस तरह से केवल हमें 7 पाठों का अध्ययन करना होगा। इन 7 में भी हमें ध्यान देना होगा
हो सकता है कि और भी पाठ्यक्रम कम हो जाए। तो इस तरह से ये हमारे पाठ्यक्रम हैं, इन पर हमें ध्यान देना होगा और आगे हम लोग पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग व्याकरण आरंभ करते हैं। वर्ण विचार अभी हम लोगों ने देख लिया था, वर्णमाला है, इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। प्लुत स्वर का अध्ययन अभी 10वीं कक्षा में नहीं होता है। ह्रस्व स्वर का अध्ययन और दीर्घ स्वर को समझना होता है हमें। अ, ई, उ, री और री ये ह्रस्व स्वर हैं और इन्हीं के प्रथम 4 के दीर्घ स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ भी इसी में सम्मिलित होता है। इनमें से लृ ध्वनि का दीर्घ रूप नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग ये जो 4 अंतिम ए, ओ, ऐ, औ है, ये संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं। प्लुत वर्ण का हमें अध्ययन करना नहीं है। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, कु से कवर्ग, चु से चवर्ग, टू से टवर्ग, तु से तवर्ग, पु से पवर्ग, ये 5 क, च, ट, त, प 5 हैं, 5 वर्ग हैं। इन्हीं 5 वर्गों में 25 वर्णमाला सम्मिलित है। ये सभी व्यंजन हैं और इनका उच्चारण स्थान कु कवर्ग का कंठ, चु चवर्ग का तालु, टू टवर्ग का मूर्धा, तु तवर्ग का दंत, पु पवर्ग का ओष्ठौ ओष्ठ हैं। इस प्रकार से हमें इनके उच्चारण स्थान को ध्यान में रखना होगा। और या, र, ल, व अंतस्थ वर्ण हैं। श, श, स ये ऊष्म वर्ण हैं। हम इन वर्णों पर एक बार अध्ययन अपने PDF फाइल के द्वारा अवश्य कर लेंगे और किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो वो हमें लिख करके सूचित करेंगे। ये एक चार्ट से आप इसको समझ सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। इन्हीं प्रथम 5 में स्वर भी आ जाते हैं। 5 जो ह्रस्व स्वर हैं वो 5 वर्गों में विभक्त हो जाते हैं। अ जो प्रथम ह्रस्व स्वर है वो कवर्ग के अंतर्गत, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। ई जो ह्रस्व स्वर है इसका उच्चारण स्थान तालु है। रि का उच्चारण स्थान मूर्धा, लृ का उच्चारण स्थान दंत, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। और इसी प्रकार से सभी वर्गों के अंतिम वर्ण या, मा, गा, ड़, ना, म इनका नासिका स्थान होता है। और ए, ऐ कंठ तालु
और ओ औ कंठोष्ठ। इस प्रकार से और भी आप विस्तृत जानकारी इस चार्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं सभी बच्चे। अब यहाँ पर कुछ प्रत्याहारों का वर्णन है। वैसे आपके पाठ्यक्रम में प्रत्याहार नहीं आने हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है, जो अभी आपने चार्ट के माध्यम से समझा था वो आपको करना है। सभी बच्चे कॉपी और पेन में इस वर्ग को पूर्ण करेंगे। इसी तरह से उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक पृथक लिखत। जिस प्रकार से गजह में एक एक वर्ण और स्वर अलग अलग करके लिखा गया है, उसी तरह से आप कमलम के प्रत्येक वर्णों और स्वरों को अलग अलग करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। जिस तरह से वर्णों को आपने पृथक पृथक किया प्रश्न संख्या 3 में, उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में इन सबको वर्णों को मिला करके संयोजन करके लिखना है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर डाल करके अपनी कॉपी में यह कार्य पूर्ण करेंगे। इसी तरह से जो संयुक्त वर्ण हैं उनके विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभी जो इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। तो इस तरह से यह हमारा पाठ्यक्रम वर्णमाला का पूर्ण होगा। अब यहाँ से हम लोग प्रथम बिंदु संधि को आरंभ करेंगे, जो आपके अभ्यास पुस्तक का तृतीय अध्याय है। संधि में सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में अच संधि, और इस स्वर संधि में भी दीर्घ संधि। बहुत ही आसान, बहुत सरल है, सभी बच्चे इसको जानते हैं। प्रथम जो 4 ह्रस्व स्वर हैं वही आपस में दीर्घ या ह्रस्व मिलने के बाद दीर्घ ही हो जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक का के बाद अ है और आलयः का दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों मिलकर के पुस्तकालयः बन जाता है। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, इनको आप समझेंगे। दैत्य, दैत्य में अंत में आ है और अरिह का आ है, दोनों ह्रस्व आ हैं और दैत्यारिह दीर्घ आ करके दीर्घ संधि बन जाती है। इसी तरह से सभी प्रकार के उदाहरण हैं। ई का भी उदाहरण है, उ का भी उदाहरण है। इसी तरह से गुण संधि देखेंगे। गुण संधि में अ के बाद ई, ध्यान रखेंगे यदि उसी स्वर के बाद उसी प्रकार का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। परंतु असमान वर्ण आने पर, जैसे आ के बाद आ या आ ना हो करके ई हो रहा है, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। यहां पर देखेंगे सभी बच्चे, जैसे देखेंगे यहां पर उ प, पा का आ और इंद्र का ई, आ और ई मिल करके ए बन गया उपेंद्र। इसी तरह से देव इंद्र, तो देव का आ और इंद्र का ई, तो देव इंद्र, आ और ई मिल करके देवेंद्र बन गया। तो इस तरह से हम लोग इन संधियों का अभ्यास करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे, लतेव, गंगेति,
इन सभी उदाहरण को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और यहीं पर तीसरी संधि आ जाती है वृद्धि संधि। मम एव ममएव, एक एकम एकैकम, तव एव तवैव। इसी तरह से अन्य भी उदाहरण है। अब इसके बाद चौथी संधि आती है यण संधि। फिर अयादि संधि, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अपने उसमें हम लोग 10वीं कक्षा में इन सामान्य संधियों का अभ्यास करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इस समय सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखें अभ्यास कार्य आरंभ हो गया है। इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। अग्रिम कक्षा में इन सभी अभ्यास को कैसे करना है, यदि कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो यहाँ पर प्रश्न कर सकता है। इस स्वर संधि के बाद हमें हल संधि देखना होगा। आज की कक्षा यहीं पर स्वर संधि तक रहेगी। सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।